Hey guys, how are you all? Hope you all are good and healthy. आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की जो विधियां हैं उसमें आपकी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण विधि है बहिर्दर्शन विधि। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप उसको ईज़िली बाद में भी देख सको और पढ़ सको। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है तब, क्योंकि इससे आपके बीएड में भी क्वेश्चंस आते हैं, टेट में भी आते हैं, सीटेट में भी पूछे जाते हैं और केवीएस और एनवीएस की प्रिपरेशन में भी इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आप केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तब भी इससे 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो बहिर्दर्शन विधि होती है वो उसको निरीक्षण विधि भी कहा जाता है, अवलोकन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अध्ययनकर्ता व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर करता है। बाहरी तौर पर जो कुछ स्पष्ट दिखाई देता है उसका निरीक्षण करके व्यक्ति की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि इसमें जो निरीक्षण करता है व्यक्ति, अध्ययन करता, वो दूसरे के व्यवहार का अध्ययन कैसे करता है, उसको देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर, उससे उसका जो मानसिक स्तर है उसको समझने की वो कोशिश करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा है तो उसको देखकर वो अध्ययन करता समझता है कि वो व्यक्ति प्रसन्न है, या फिर अगर कोई व्यक्ति उसके आंसू बह रहे हैं तो उसे देखकर उसे समझ में आता है कि वो दुखी है। तो बाह्य निरीक्षण द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो स्वाभाविक परिस्थितियां होती हैं उनमें व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है इस आपके मेथड से, इस विधि से। उसके बाद बाह्य दर्शन विधि की अवस्थाएं भी हैं, 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है दूसरों के व्यवहार का सही निरीक्षण करना। किसी भी व्यक्ति की अगर आप मानसिक दशा का या फिर ज्ञान प्राप्त उसका करने की कोशिश कर रहे हो उसकी मानसिक दशा का, तो ज़रूरी है कि जब जो अध्ययन करता हो वो सावधानी पूर्वक सही निरीक्षण करे। जिस भी व्यक्ति का वो मानसिक अध्ययन करने की कोशिश कर रहा है, उसके व्यवहार का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही सावधानी से उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए, वरना हो सकता है अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई, त्रुटि हुई, तो उससे पूरा जो उसका व्यवहार है उसका निरीक्षण गलत हो सकता है। फिर जो सेकेंड अवस्था है, स्टेज है, वो है प्रयोज्य के व्यवहार का लेखा तैयार करना। तो एक बार जब व्यक्ति जो भी अध्ययन करता है वो व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण कर लेता है, उसके पश्चात उसके बाद में उसको सही लिखकर उसे तैयार करना चाहिए। फिर जो थर्ड स्टेज है वो है प्रेक्षित व्यवहार की व्याख्या और विश्लेषण करना। यानी कि एक बार जब आपने अध्ययनकर्ता ने उसका व्यवहार का निरीक्षण कर लिया, अब उन जो उसने निरीक्षण करा था उन पूर्व अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को विश्लेषित कर उनकी व्याख्या करता है कौन? अध्ययनकर्ता। और उसके बाद उससे उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगाया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा है तो पूर्व अनुभवों से वो अध्ययन करता समझने की कोशिश करता है कि वो इतना जब खुश हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या रीज़न था उसके पीछे। फिर आपकी फोर्थ स्टेज है सामान्यीकरण करना। इसमें क्या होता है, सामान्यीकरण क्या होता है, एक ही मानसिक प्रक्रिया के लिए व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण कर सामान्य नियम निकाला जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। और यह विधि जो है वैज्ञानिक विधि भी मानी जाती है। उसके बाद बहिर्दर्शन विधि के कौन कौन से गुण हैं। तो जो सबसे पहला गुण है वो है कि यह जो विधि है वो वस्तुनिष्ठ और अवैक्तिक विधि है, क्योंकि इस विधि द्वारा वस्तुनिष्ठ रूप से व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, उसका जो मन कैसा है, उसकी अभिक्षमता, उसके क्या क्या उसके गुण हैं, उसकी क्या क्या योग्यता है, उसका जो प्रेक्षक है, जो व्यक्ति उसका निरीक्षण कर रहा है, अध्ययन करता है, वो उसका सही निष्कर्ष तक इस मेथड से पहुंच सकता है। उसके बाद इसमें अंतर प्रेक्षक विश्वसनीयता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई एक
कोई एक जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है और उसमें कई प्रेक्षक जो कई अध्ययन करता है वो मिलकर किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, उसके मानसिक स्तर का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर काफ़ी सहमति पाई जाती है। तो इस कारण इसको कहा गया है कि इसमें अंतःप्रेक्षक विश्वसनीयता अधिक होती है और इस वजह से इस ये जो मेथड है इसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है। इस पर ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दी आपकी मेथड बन जाता है। इस विधि में समय तथा श्रम दोनों की काफ़ी बचत होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक साथी जो अध्ययन करता है वो एक साथ ही जो व्यक्ति की क्षमता, उसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, उसकी अभिरुचि किस में है, क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, उन सब का अध्ययन वो एक साथ कर लेता है। इस विधि द्वारा विशिष्ट लोगों का भी अध्ययन किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपकी विधि है इसमें आप, जैसे आपका अंतर्दर्शन विधि था, उसमें आप खुद से अपने मन की स्थिति को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो अध्ययन करता होता है वो किसी दूसरे के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। तो अगर मान लीजिए सामने वाला, उसका वो व्यवहार, उसका सही मतलब वो सही नहीं है, वो विशिष्ट बालक है, ठीक है, वो या तो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली या फिर बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि है, तो उसकी एक्टिविटीज़ को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के उसके व्यवहार को समझा जा सकता है और सरलतापूर्वक उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। एक ही उम्र के बालक बालिकाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है। तो इस विधि से क्या होता है कि एक ही क्लास का मान लीजिए आपको अध्ययन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना, जानना है आपकी क्लास में कौन सा बच्चा है बहुत तेज़ है और कौन सा ऐसा बच्चा है जो काफ़ी कम तेज़ है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो इस विधि से आप तुलनात्मक रूप से इससे आप अध्ययन कर सकते हो व्यक्ति के व्यवहार का, मानसिक स्तर को, बच्चों के मानसिक स्तर को आप समझ सकते हो। उसके बाद है बहिर्दर्शन विधि की सीमाएं। प्रेक्षक के पूर्व अनुभव सही न होने पर इस विधि का परिणाम गलत भी हो सकता है। तो मान लीजिए जो अध्ययन करता है वो पहले निरीक्षण करता है, उसके बाद उसका लेखन तैयार करता है, लिख कर उसको पूरा तैयार करता है और उसके बाद उसको पूरा विश्लेषण करता है। तो मान लीजिए वो कुछ चीज़ों को मिस कर देता है, वो भूल जाता है, कुछ चीज़ें उसने देखी, निरीक्षण करा सुबह और रात में वो बैठता है उसको लिखने के लिए, तो कुछ चीज़ें उसके दिमाग से मिस हो जाती हैं। तो ऐसे में जो जिस व्यक्ति का वो व्यवहार का अध्ययन कर रहा है वो पूरी तरीके से सही नहीं निकल कर आएगा, उसका जो निष्कर्ष है। उसके बाद औपचारिक निरीक्षण में प्रयोज्य को पता चलने पर कि उसका निरीक्षण हो रहा है, वह कभी कभी कृत्रिम व्यवहार करने लगता है। तो इससे क्या होता है, जैसे अगर आपको पता है कि आपका निरीक्षण होने वाला है या फिर कोई व्यक्ति है उसको पता है कि उसका निरीक्षण होने वाला है उसके व्यवहार का, तो हो सकता है उसको पता चलने के बाद वो जैसे स्वाभाविक तौर पर जैसे वो व्यवहार करता है उस तरीके से वो व्यवहार ना करे और ख़ुद को हो सकता है वो अच्छा दिखाने के लिए वो अलग व्यवहार करने लगे। जैसे एक सिचुएशन दी जाए कि उसमें कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, लेकिन जैसे उसको पता चल गया कि उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए वो उस बात पर शायद उतना रिएक्ट ही ना करे। तो ये भी सीमाएं हैं बहिर्दर्शन विधि की। और प्रयोज्य की मानसिक स्थिति का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे आप इस चीज़ को समझो कि आप बाहरी तौर पर किसी का आप निरीक्षण कर रहे हो, अब उसके मन में क्या चीज़ चल रही है जो आपको बाहरी तौर पर दिख रहा है व्यक्ति के बारे में, आप केवल उस चीज़ को समझ पा रहे हो, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, अंदर से उसके दिमाग में क्या, किसी सिचुएशन को लेके वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अंदर से वो क्या सोच रहा है, आप उसको नहीं समझ सकते हो। आपको सिर्फ उतना समझ में आएगा जो आप बाहरी तौर पर देखते हो। इसलिए भी ये कहा गया है कि ये जो प्रयोज्य का जो मानसिक स्थिति का सही अनुमान लगाना कठिन हो जाता है यहाँ पर। फिर इस विधि का प्रयोग प्रशिक्षित या अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए कर सकता है क्योंकि निरीक्षण होगा, उसके बाद उसका लेखा तैयार किया जाएगा। तो अगर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं है तो वो सही से तैयार ही नहीं कर पाएगा, वो लिख ही नहीं पाएगा। और अनुभवी व्यक्ति, क्योंकि जिसके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो सही तरीके से कार्य को करेगा, उसको पता होगा क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, किस कार्य को कैसे करना है, क्रमबद्ध तरीके से कैसे करना है।
तो इस वजह से प्रशिक्षित अनुभवी व्यक्ति का होना, जो अध्ययन करता है उसका होना ज़रूरी होता है। और यही सब जो रीज़न्स हैं, पिछले रीज़न्स और ये, इन सब रीज़न्स की वजह से ये जो विधि है ये कम विश्वसनीय मानी गई है। इस विधि के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये विधि काफ़ी हद तक विश्वसनीय होती है, क्योंकि अगर सिर्फ एक रीज़न पर अगर जो आपका अध्ययन करता है वो प्रशिक्षित हो, योग्य हो, अनुभवी हो, और जो जिसका भी व्यवहार का, प्रयोज्य के व्यवहार का जो अध्ययन कर रहा है उसका निरीक्षण करके वो क्रमबद्ध रूप से, सावधानी से सारा कार्य करे। इसके लिए क्या कर सकता है, वो प्रयोज्य का, जैसे जिसका भी वो अध्ययन कर रहा है उसका वो वीडियो बना सकता है, तो उस वीडियो को देखकर बाद में वो निरीक्षण करके लिख सकता है। तो इस तरीके से गलती होने की चांसेस कम होंगी, है ना। तो ये था पूरा आपका बहिदर्शन विधि। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, दिस इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।